ठीक है। जीरेंड आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इन्फिनेटिव पढ़ लिया और जीरेंड पढ़ लिया। पार्टिसिपल शुरू करना था हमको। आप थे बेटा लास्ट क्लास में? आप किस कोर्स के लिए हो? अच्छा, ऊपर वाले क्लास में। आप किस कोर्स के लिए हो? पीजीटी के लिए हो ना शायद? पीआरटी के लिए, चलो ठीक है। देखिए, इसमें हम बता दें, ग्रामर में हमने पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था नॉन फाइनाइट। ठीक है बेटा, पीछे दीप्तांशु, नॉन फाइनाइट स्टार्ट किया था। और नॉन फाइनाइट, अच्छा यहाँ हो, नॉन फाइनाइट में हमने बताया कि तीन आपके पार्ट होते हैं नॉन फाइनाइट में, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पहले दो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, इन्फिनेटिव और जीरंड। एक बार हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने इन्फिनेटिव में एक बताया था कि देखो, अब अगर आवाज आई ना बेटा तो यहां बुला के खड़ा कर देंगे, कहेंगे पढ़ाओ। थोड़ा हम अलग तरीके के टीचर हैं। जो समझ में नहीं आ रहा हमसे पूछो, देखो वो जानता है। उसकी भावनाएं बहुत तेजी से निकल के आई हैं। तो हमने कहा इन्फिनेटिव में क्या हुआ कि 2+V1 ये बताया गया था। तो 2+V1 जो आपका इन्फिनेटिव था वो वर्ब की तरह काम करता। और इन्फिनेटिव जो वर्ब होगा वो नॉर्मल वर्क नहीं होता है। कौन सा वर्क होता है तुषार? पोस्ट एक्शन होता है। मोटिवेशन मान लो ना, कैसे करते क्या है कि अगर कोई जनरल वर्क कर रहा है तब तो आपका टेंस आता है। जैसे हमने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, एक जनरल एक्टिविटी है, कहीं कोई फोर्स नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब मोटिवेट करते हैं किसी को या सामने वाले पर प्रेशर डालते हैं किसी काम को लिए, तो वो जो वर्क होता है बेटा वो आपका इन्फिनेटिव वर्क कहलाता है। और उसमें आप 2+V1 यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम टू गो टू मार्केट बिकॉज माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी देयर। तो आपका फ्रेंड वहां वेट कर रहा है, इसलिए क्या करना है कि आपको मार्केट, आप मार्केट जा नहीं रहे हैं, आपको मार्केट जाना पड़ रहा है। तो फोर्स्ड एक्शन जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा? वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। फिर हमने कहा जिरंड दूसरा हिस्सा होता है। जिरंड में क्या काम करते हैं? V1 में आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। वेरी गुड। और वो जो आपका बना हुआ वर्ड फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, तो उसको आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका क्या बोलते हैं? जिरंड कहलाता है। ये दो बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज की क्लास में हम नॉन फाइनाइट के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की बात करेंगे जिसको आप पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है आकाश, कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी बातों को समझ सकें। और जहां पे ना समझ में आ सके, यूपी में कहां से हैं? प्रतापगढ़? कौन सा प्रतापगढ़? वो जौनपुर प्रतापगढ़, फैजाद प्रतापगढ़? हाँ हाँ हाँ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद वाला। हाँ, चलो अच्छी बात है, सब कहीं ना कहीं से हैं। ठीक है, चलिए। इंग्लिश टीजीटी का एग्जाम है। गौरव सिंह, गौरव सिंह क्लास के बाद आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, बात बता देंगे आपको। ठीक है, आइए जरा समझिए। पार्टिसिपल है और ये आपका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका किसमें? नॉन फाइनाइट में। पार्टिसिपल जो है बेटा, ये सभी लोग नोट करते रहेंगे हमारे साथ। अगर किसी को कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो जरूर से पूछ लेगा। क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि पढ़ने में, लड़ने में और खाने में तीन चीजों में से दो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन तीन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लाइफ आपके साथ है। लड़ने में बेटा क्लास के बाद हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, आपकी शंका खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए समझे। आइए देखिए, चलिए। पार्टिसिपल हो गया, शांत। पार्टिसिपल की जो वैल्यू है, आवाज नहीं, पार्टिसिपल की वैल्यू है ये दो तरीके से। देखो, आप पार्टिसिपल को आप पहले बात करोगे तो पहले तो आपका तीन पार्टिसिपल होता है। जरा समझो कौन कौन सा होगा भाई। सबसे पहले होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, आवाज नहीं, और तीसरा होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। सुनते रहना ध्यान से सभी।
ये जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है, इनके दो हिस्से बनते हैं। एक बनेगा आपका बाई एडजेक्टिव और दूसरा बनेगा बाई रिएक्टिव टर्म। सभी लोग नोट करते रहेंगे बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दो तरीके से बनेगा, एक एडजेक्टिव से और एक रिएक्टिव टर्म से। फिर आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के कई तरीके हो जाएंगे। इसको हम तीन तरीके से डेवलप करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, पहला जो तरीका है बच्चे वो है आपका बाई रिएक्टिव टर्म। ठीक है, दूसरा बनेगा बाई एडजेक्टिव और तीसरा बनेगा बाई कोइंसिडेंटल टर्म। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें केवल एक ही चीज की जरूरत होगी कि आप चुपचाप सुनते रहेंगे। ठीक है, हाँ, चुपचाप सुनने का मतलब कि आप मूर्ति नहीं हैं जो चुपचाप सुनते रहेंगे। अगर दिमाग में कोई जेन्युइन डाउट बनता है तो वो पूछना। ठीक है तुषार, इनजेन्युइन डाउट मत पूछ लेना कि इस बोर्ड का रंग सफेद क्यों है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। कोइंसिडेंटल, कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चे जब संयोग होता है ना, कि अचानक कोई चीजें, दो चीजें एक साथ घटित हो जाती हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं होती है कि नहीं, वो कोइंसिडेंट होता है। कि आप अपने घर से बाहर निकले बैग लेके कि पढ़ने जा रहा हूं, जैसे ही आपने घर से बाहर निकला 50,000 रुपए आपको गिरे मिल गए, ये कोइंसिडेंट है। आप उसको उठा के जेब में रखने जाए तब तो कोई पीछे से बाइक से आया लूट के लेके चला गया, ये भी कोइंसिडेंट है। आइए, बहुत सारे कोइंसिडेंट है। पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव केस। नोट कर लिया सबने? चलिए आइए, सबसे पहले बात करें बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पीछे से ना मक्खियों जैसे भिनभिनाहट जो आती है बार बार, इसको बंद कर दो। ठीक है, आपको हमने फिर कहा अगर कुछ पूछना है अगले 1 घंटे तो हमसे पूछो, अगर कोई बात करनी है तो हमसे करो, कोई बहस करनी है तो हमसे करो, मित्र से नहीं बेटा। 1 घंटे बाद कृष्ण और सुदामा बन जाना, मना नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा शांत रहो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अच्छा इसमें क्या होगा कि अगर हम एडजेक्टिव टर्म बनाएंगे तो तरीका क्या होता है देखना भाई तुषार, तनुज सॉरी, तरीका ये होता है बेटा कि V1 में आप आईएनजी जोड़िएगा। अच्छा आपको एक बात तो पता ही होगी कि V1 प्लस आईएनजी, इस कोर्स को आप V4 भी कहते हैं, पता है कि नहीं ये बात? ठीक है, V1 और आईएनजी को V4 भी कहा जाता है। तो अगर कहीं V4 लिखा हुआ आएगा तो आप क्या समझोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? V1 प्लस आईएनजी की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब अगर हम ये करें कि V1 प्लस आईएनजी, अगर इसके कंडीशन को हम किसके पहले लिखें? हम किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लिखें। ठीक है, सुनना ध्यान से कि V1 नहीं, जिरन नहीं बनेगा यार। जिरन तो तब बनेगा ना जब ये खुद अपने आप में सब्जेक्ट होगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हमने इसमें किया कि V1 प्लस आईएनजी को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा तो जाहिर सी बात है कि देखो जो भी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है वो उसका क्या होता है? वो उसका एडजेक्टिव होता है। यानी इस पॉइंट से आप एक बात समझ गए कि अगर हमने V1 में आईएनजी जोड़कर बने हुए वर्ड फ्रेज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये जो आपने वर्ड फ्रेज बनाया है इसकी अपनी वैल्यू यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, बात समझे? अब इसमें नहीं समझे, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात जरा क्लियर करो कि हम क्या किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे? क्या हम किसी भी वर्ब में जोड़ सकते हैं आईएनजी?
नहीं। समझिए, आईएनजी जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम उस वर्क को कंटिन्यू करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम कंटिन्यू कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो मूवमेंट होते हैं वो मोर देन वन स्टेप के होंगे कि नहीं भाई। हमने कहा सिंगिंग, तुषार, तो अगर सिंगिंग गा रहा है तो आपने किसी कहा गाओ, उसने कहा आ, फिर काम खत्म, स्टॉक खत्म, अब नहीं गाएगा। अरे 2 मिनट ही गाएगा, 1 मिनट ही गाएगा, लेकिन उतनी देर लगातार गाएगा कि नहीं आकाश। हमने कहा स्लीपिंग, सो जाओ, तो क्या करोगे, ऐसे सो जाओ फिर जागते रहो फिर जग जाओगे, नहीं ना। 5 घंटा ही सोओगे, 2 घंटा ही सोओगे, आधा घंटा ही सोओगे, 15 मिनट ही सोओगे, लेकिन लगातार सोओगे ना बेटा, कि हर 5 मिनट बाद उठ के जागते रहो बोल के फिर सो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो स्लीपिंग कौन सा वर्ब हो गया बच्चे, रेगुलर वर्ब हो गया। तो यहां पे एक पॉइंट सभी लोग क्लियर करें, ये नोट करके आप सभी लोग यूज करेंगे कि मेन वर्ब एज प्रेजेंट पार्टिसिपल should be of रेगुलर फॉर्म। कि जो भी आप मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए बच्चे, वो रेगुलर फॉर्म का होना चाहिए। अच्छा, रेगुलर मेन वर्ब को पहचान लोगे अभी। रेगुलर मेन वर्ब क्या, जिसके कंप्लीट होने में मोर देन वन स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो क्या होता है बेटा, वो आपका रेगुलर वर्ब होता है। जैसे स्लीपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गई, ये सारे क्या हैं आपके, ये रेगुलर वर्ब हैं। तो जो भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉलो अप करोगे वो किसका करोगे, रेगुलर का, यानी कि रेगुलर वर्ब का करोगे। इस पॉइंट में कोई डाउट। अब इस में कंफ्यूजन कहां से आती है, या आप यूं कहें कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बेस्ड के ऊपर का क्वेश्चन कंफ्यूज कराता है किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर। तो अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या कहानी है उसको समझो। ये दोनों एडजेक्टिव पे चल रहे हैं, सब लोग नोट कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ इसको देखो। आप जब पास्ट पार्टिसिपल में जाओगे तो इसका बनाने का तरीका यह होता है बेटा कि आप V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म भी होती है। क्योंकि आप देखो कभी भी आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बेसिकली उसका टेंस क्या होता है, परफेक्ट ही तो होता है। कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कंप्लीट वैल्यू होती है। इसका मतलब यहां पे एक कहानी ये कह रहे हैं कि अगर हम V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करें किसके पहले, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले। आई रिपीट, कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले रखें बेटा, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजेक्टिव ही आएगी। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर नाउन से पहले वाला वर्ड क्या बताता है, उसका एडजेक्टिव बताता है, जो कि उसके साथ रिलेटेड होता है। अब यहां पर फिर एक कहानी बन गई कि क्या हम किसी भी वर्ड को परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं क्या, क्या हम किसी भी वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं, आपका आंसर होगा नहीं। जो भी वर्ब आपका पास्ट पार्टिसिपल में होगा वो क्या होगा बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर आपका मेन वर्ब रेगुलर फॉर्म का होगा तो पास्ट पार्टिसिपल में आपका मेन वर्ब क्या होना चाहिए, इररेगुलर फॉर्म का होना चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों में, समझना। क्या होगा कि मेन वर्ब एज पास्ट पार्टिसिपल should be of irregular form।
अब बताना हमको इर्रेगुलर मेन वर्ब क्या होता है, बोलिए विनय। इर्रेगुलर का मतलब होता है जो वन अटेम्प्ट में कंप्लीट हो जाता है। रेगुलर में क्या था, जिसको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता था, लेकिन इर्रेगुलर में क्या है, जो वन अटेम्प्ट में कंप्लीट हो, जैसे हमने कहा कैच। अब आपने कोई चीज कैच कर ली, तो क्या इसको लगातार कैच करोगे, कैच 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 कैच, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो कैच क्या हुआ आपका, रेगुलर की इर्रेगुलर। हमने कहा सिट, तो रेगुलर की इर्रेगुलर। बोलो बालक, लगातार थोड़ी बैठ रहे हो कि कल से बैठ रहा हूं आज तक नहीं बैठ पाया हूं, ये कौन सी बैठाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी वर्ब आप यूज करेंगे इररेगुलर फॉर्म में, वो क्या होना चाहिए, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ जाना चाहिए, और जो भी वर्ब आप यूज करोगे रेगुलर फॉर्म में, वो कहां जाना चाहिए भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, वो इन दोनों को कोरिलेट करके पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल कराए, नोट कर लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हो गया भाई, लिख लिया इसको, हो गया भाई, चलिए, शाबाश। कोई विशेष समस्या बताइए। समझ में नहीं आया ना अभी, समझ में नहीं आया ना। हाँ, तो अब वो 1 मिनट आपका खत्म हो गया, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आइए अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। जैसे हम क्वेश्चन लिखने में बिजी होते हैं, बाकी अपने काम में बिजी हो जाते हैं कि हम थोड़ा बात कर लें। वो इस काम में बिजी नहीं होते कि यार हम क्वेश्चन पढ़ लें, जरा आंसर दे दें। ये हमें नहीं पता। तुषार, तुषार नाम है ना आपका, कोई आपके बारे में यूट्यूब पे पूछ रहा था, तुषार है क्या। अधिक जानकारी के लिए होता है। चलिए, आइए। While returning home, I saw a bark dog at the corner of street. क्या ये सेंटेंस सही है बेटा। आपने बोला आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में नहीं आया, तो अब आप अपनी ज्ञान चक्षु को खोलें और अपने मस्तिष्क पर पड़े हुए अज्ञान के बादल को हटाने का प्रयास करें। ठीक है, आइए देखिए, चलिए, चलो सुना ध्यान से। किसी भी आर्टिकल, आर्टिकल या फिर आपका पजेसिव प्रोनाउन माई, आर, योर, हिज, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोस, इनको आप क्या बोलते हो, डेटामिनर्स बोलते हो। ठीक है, एक डेटामिनर के बाद किसी अक्षत को जानते हो, अक्षत भाई है आपका, चलिए उसके मैसेज आ रहे हैं, हाँ बेटा है, हैं? कौन है, हाँ, चलो हो गया बेटा, यहां पर तुषार है, आप खुश हो जाइए। ठीक है, आइए यहां देखो, चलो ये जो आपका वर्ड है डेटामिनर, यहां ध्यान दो सभी। डेटामिनर के बाद जब तक आप एक प्रीपोजिशन या कोई मेन वर्ब नहीं पाएंगे, तो इसके ठीक पहले वाला वर्ड आपका नाउन होता है। यानी कि डॉग यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया। एक नाउन से पहले वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नमस्ते। एडजेक्टिव जो है
वो यहां पर किस वर्ड के थ्रू एडजेक्टिव दिख रहा है? बार्क्ड। अब जरा ध्यान से देखना, हमने यहां बार्क्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। एक बात जरा क्लियर करो, बार्क यानी कि भौंकना, बताइए बालक, रेगुलर एक्टिविटी है कि इररेगुलर एक्टिविटी है? रेगुलर एक्टिविटी है। अगर रेगुलर एक्टिविटी है तो इसका मतलब कि जो आपका ये बनेगा सेंटेंस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनेगा कि पास्ट पार्टिसिपल का? क्योंकि बार्क्ड डॉग का मीनिंग ही उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल भौंका हुआ डॉग। अरे भौंका हुआ डॉग का मतलब क्या? कि जितना उसके पास स्टॉक था वो 3-4 घंटे खूब बढ़िया से भौंका, उसका बोला आई एम फिनिश्ड, अब नहीं भौंक पाऊंगा भैया। भौंका हुआ डॉग क्या होता है भाई? भौंकता हुआ डॉग होता है। तो हे बालक, अब समझे आप प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का अंतर? ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, ये जो आपका बार्क्ड है ये किसमें चेंज होगा बेटा? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का कोई भी मतलब, सुनना ध्यान से, प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये नहीं है कि उसमें इज एम आर या हैज हैव आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब कि एक्टिविटी और एडजेक्टिव दैट इज रिलेटेड विद रेगुलर फॉर्म, and the adjective that is related with irregular form should be of past participle, whether the tense may be in present or past or future, it doesn't matter। बात समझ रहे? किसी को डाउट यहां पर किसी तरीके का? बोलो, कहां पे है नहीं लिखा? ये नो एरर है बेटा। ये देखो होता क्या है कि एक सेंटेंस कभी कभी गलती से ऐसा भी आ जाता है जिसमें कोई एरर नहीं होता। रुक जाओ रुक जाओ, पेपर में ऐसे ही देगा, लेकिन होता क्या है तनुज, हम आपको बता रहे हैं बात क्या है, कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हो ना और आपको कोई गलती नहीं दिखती है तो आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती इस बात को कि इसमें कोई गलती नहीं है। आपको अंदर से आवाज आती है कि धिक्कार है तेरे ऊपर, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, तो उसको गलती नहीं दिख रही, तो अचानक आपकी तीसरी आंख खुलती, फिर आपको गलतियां ही गलतियां नजर आती हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी नो, हाँ समझ, अंकल जी बोले समझे कुछ? अभी कुछ समझे? लो देखो आ गया, अब आगे बात करें। समझ में आगे बात, ये कैसे हुआ सेंटेंस? बोलिए तनुज, समझ में आई बात? गुड, आइए एक और एग्जांपल देखें। थोड़ी देर की और क्लास है, पढ़ लो, उसके बाद बाहर निकल के कुएं में कूद जाना, समझे? पानी खत्म हो गया तो। चलो देखो, डेड नॉट टू डिस्टर्ब, शांत रहो, द स्लेप्ट बेबी, सही है। डेड नॉट टू डिस्टर्ब द स्लेप्ट बेबी, सही है भाई। पक्की बात? क्यों, क्या होगा बेटा, स्लेप्ट बेबी कि स्लीपिंग बेबी? एक मिनट, सही है, पीछे से आवाज आई, सही है, कौन बोला? अच्छा, कितना मासूम बच्चा है, बोल के दोबारा नहीं बोलता। ठीक है, आइए, फिर वही कहानी है कि आर्टिकल यानी कि डेटर्मिनर, सुनना सभी, लास्ट में आप पहुंच गए, बेबी आपका नाउन हो गया, और इसके पहले वाला जो ये वर्ब है आपका, ये क्या हो जाएगा, इसका रोल क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया। अब ये स्लेप्ट क्या है? V3। ठीक है, तो अगर V3 है और इसका प्लेस एडजेक्टिव है तो हम ये देखेंगे कि ये रेगुलर फॉर्म का है कि इर्रेगुलर फॉर्म का है। तो स्लेप्ट का वर्ब है आपका स्लीप, सोना। अब बताना, स्लीप आपका रेगुलर वर्ब है कि इर्रेगुलर वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। अगर रेगुलर वर्ब है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कि पास्ट पार्टिसिपल बनेगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो स्लेप्ट होगा क्या? क्या हो जाएगा बोलो? बोलते नहीं है डांसिंग डॉल, तो डांसिंग डॉल का मतलब क्या हो गया कि डांसिंग वहां पर वर्ब नहीं है, डांसिंग वहां पर डॉल का एडजेक्टिव है, और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
आगे बढ़े, नोट कर लिया? ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो पूछ लेगा एक बार। हटा दें इसको, चलिए। अगला एग्जांपल देखिए। देर इज अ ब्रेकिंग विंडो इन माई हाउस, सही है क्या? सोच लो, पक्की बात। ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता क्या तुषार? होता है ना ब्रेकिंग न्यूज। तो अगर ब्रेकिंग न्यूज पॉसिबल है तो ब्रेकिंग विंडो क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? टूटती हुई खिड़की थोड़ी होती है भाई, कल से टूट रही है। मेरे घर में एक खिड़की है, कल से टूट रही है भाई, आके देख ले क्यों नहीं टूटी अब तक। अरे या तो टूटेगी या नहीं टूटेगी। अब कहानी ये हुई कि ब्रेकिंग न्यूज क्यों होता है फिर, तो जरा सुनिएगा ध्यान से। किसी भी न्यूज का कभी भी आपको कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती है। आपको जो भी प्राप्त होता है उस न्यूज का एक पार्ट प्राप्त होता है। कि ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया में कोरोना आया, ये कंप्लीट न्यूज थोड़ी है। कहां से आया, कौन लाया, कब तक लाता रहेगा, कितनों को सताता रहेगा, ये सारी बातें जो हैं उसी का एक पार्ट है। कि ब्रेकिंग न्यूज, वो क्या नाम है उसका, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीता, ये ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन इसके पीछे के और भी कॉन्सेप्ट हैं कि उसने किसको हराया, कितनी वेट में जीता, ठीक है, कौन सा फेज था, कौन सा एफर्ट था, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, उस न्यूज का एक पार्ट है। सो वी डू नॉट गेट any information as a whole in complete package. That's why we can use the word breaking in the regard of news. But as far as window is concerned, this particular continuity is not possible with window. Because if a window is breaking, it means the window is haunted. It is supernatural, it's not natural. So in that case, instead of breaking, जो कि present participle था, ये क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा कि देयर इज अ, है, आधे कंफ्यूज है कि थर्ड फॉर्म बगल वाला बोल दे पहले तब मैं बोलूं। देयर इज अ ब्रोकन विंडो। ठीक है बालक, अब बोलिए आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिला? शाबाश। एक एग्जांपल और देखो। इसलिए कहते हैं ना अनीस कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखोगे और जब टॉपिक कंप्लीट होगा आपको अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस आप रेगुलर रेगुलर तो खैर होते ही हो, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम ही कभी कभी रेगुलर नहीं होते हैं, सही कह रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो ये चेक करना, पक्की बात। हैव यू सीन एनी इंजरिंग काउ हियर, राइट या रॉन्ग? बाकी लोग भी आंसर दीजिए। गौरव, ये कैट फ्लाइट है, आज अनीश कुमार हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। राइट होगा रॉन्ग होगा छोड़ दो, एफर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हुआ क्या, एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, काउ नाउन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है,
चलिए समझिए, तो एनी यूज किया, काउ आया। अब यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव के प्लेस पर आपका वर्ड आया इंजरिंग। जरा हमको बताएं तुषार, ये जो इंजरिंग वर्ड है, इसमें जो मेन वर्ब है आपका इंजर, मतलब घायल, बोलो बेटा, ये रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है? पक्की बात? क्योंकि आप किसी को घायल होते हुए नहीं देख सकते। स्लो मोशन थोड़ी आप किसी को इन घायल तो देखते कि यार रुको, 2% घायल, अब ये 3%, अब ये पूरा होने वाला है, रुक जाओ। है बेटा, उसको पहले पूरा करने दो। हाँ बेटा बोलो, नहीं बोलो बाबू बोलो, बोलो बच्चा बोलो। 1 मिनट रुको भाई, वो इतना महान बालक है, तुम लोग सुनने नहीं देते हमको। बोलो बेटा, शाबाश बोलो। किसमें? हम सोच रहे थे कोई विलक्षण क्यों नहीं आया अब तक, हम ढूंढ रहे थे, वाकई में सूरज लेके ढूंढ रहे थे, मिला क्यों नहीं कोई अब तक। पढ़ाई को अगर गेम लोगे ना तो जिंदगी गेम हो जाएगी, समझे? ये गेम नहीं है, तुम्हारे जीवन के सारे गेम इस पे डिपेंड करेंगे। सेंटेंस जो है, हमने कहा ना वो गेम है, ये गेम नहीं है, ये रियलिटी है। मूवीज में क्या होता है, साउथ का हीरो देख लो, अगर ढंग से हवा बहे तो उड़ जाए, लेकिन वो ऐसे पता नहीं यहां पांव पटकता है वहां धरती फटती है। बेटा तुम ट्राई मत कर देना कभी, और कहोगे ऐसा तो होता है, ठीक है? तो एक चीज समझो, हर चीज की ना अपनी अपनी प्लेस पोजीशन है। गेम को खेलो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ना उसको किनारे करो, जब तक गेम खेल रहे हो तभी तक। अगर एक चीज को दूसरे के साथ कैरी करके मिक्स करना शुरू करोगे ना, होगा क्या कि पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी। गेम खेलो, मना नहीं कर रहे हैं, मूवी देखो, सब लोग देखते हैं, टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैच देखो, लेकिन जब आप क्लास में है तो आप क्लास में, आपने अगर इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम हर बार कहते हैं कि जीवन के पहले 25 साल आप अगर दूसरों के हिसाब से चल लेंगे तो जीवन के अगले 50 साल दूसरे आपके हिसाब से चलेंगे। और अगर जीवन के पहले 25 साल आप अगर अपने हिसाब से चलेंगे तो जीवन के अगले 50 साल आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर यकीन ना हो तो अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल सर्च करके देख लो, बहुत मिल जाएंगे बेकार। और उनकी हिस्ट्री पूछोगे ना तो ये बताएंगे कि हमने ऐसे किया था, पिताजी ने पढ़ने को कहा, हमने नहीं पढ़ा, सर ने पढ़ाया, हमने बिल्कुल बात को इग्नोर किया। क्योंकि ना तुम्हारी एज बड़ी खतरनाक स्टेज है। जिस एज में हो ना, हम क्या कहते हैं कि तुम बड़े हुए नहीं, खुद को छोटा मानोगे नहीं, बड़ी खतरनाक स्टेज हो। तो इंजीनियरिंग का क्या होगा? शाबाश, इंजर्ड आएगा, वेरी गुड। हो गया बेटा, नोट कर लिया? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, नोट करो। हो गया, आइए आगे बात करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के बाद अब आप आइए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के रिएक्टिव टर्म्स। ये क्या था? एडजेक्टिव का केस था। रिएक्टिव में क्या होता है इसको समझना। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे कि फर्स्ट एक्शन के साथ साथ सेकंड एक्शन होता है, ठीक है? ऐसे जो केस होंगे वो पार्टिसिपल का केस बनते हैं, ठीक है? जैसे नेताजी को आता हुआ देखकर मैं उनसे बात करने के लिए दौड़ा। अब एक ये जो आप सीखने जा रहे हैं पार्टिसिपल का, ये जो रिएक्शन का केस है, ये जो आप सीखने जा रहे हैं, ये आपको कहां हेल्प करेगा? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये आपको टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या फिर ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प करता है।
और हम एक चीज आपसे कहते हैं कि आप अगर डिफेंस या आर्म फोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं या लाइफ के किसी भी स्टेज में आप सोच रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, रीडिंग, ट्रांसलेशन या स्पीकिंग खराब है तो आप लाइफ में प्रमोशन के बारे में मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले डिफेंस वाले तो आप जानते हैं कि आप रिटर्न निकाल लोगे लेकिन एसएसबी में फंस जाओगे, क्योंकि एसएसबी पूरा का पूरा इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपके काउंटर आर्गुमेंट अच्छे नहीं है, तो आप सोचिएगा मत कि आप आगे बढ़ेंगे। आप गलत सोच रहे हैं बिल्कुल। आप इसके अलावा टीचिंग की जॉब में जा रहे हो, आप खुद सोचो, या किसी और फील्ड में हो, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं अच्छी है तो नो डाउट आप प्रमोशन के बारे में मत सोचिएगा। फिर आप बिल्कुल उटोपिया हैं, मतलब एक सपनों की दुनिया में है, हकीकत बिल्कुल दूर है। प्रॉब्लम हमारी क्या है? हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हकीकत के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी वो तकलीफदेह होती है। तो ये जो आप सीखेंगे पार्टिसिपल का, ये वाला जो हिस्सा आप सीखेंगे, इसमें आपकी ग्रामर के साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, जो स्पोकन इंग्लिश है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप चाहोगे तो। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले आप बात करो, रिएक्टिव केस में बात कीजिएगा। इस पूरी कंडीशन को रिएक्टिव टर्म्स कहेंगे, जहां पे एक काम के साथ साथ दूसरे काम का होना पाया जाएगा, यानी पहला काम और दूसरा काम दोनों आपस में क्या होगा? कोरिलेट होगा। ठीक है, रिएक्टिव टर्म्स में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अच्छा, एक चीज बताना, हमने आपको बताया था कि एक जो सेंटेंस की जो क्लॉजेस होते हैं, जो एक क्लॉज होता है, दो क्लॉजेस हम बताए थे आपको। कौन कौन सा? एक हमने कहा था प्रिंसिपल क्लॉज, और एक हमने क्या कहा था आपसे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो हमने क्या बताया था बेटा कि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वो नहीं होता है जो सेंटेंस में पहले लिखा जाता है, बल्कि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वो होता है जो कहां होता है? पहले वर्ग के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज का जो मतलब होता है वो फर्स्ट वर्ग होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? ये आपका सेकंड वर्ग होता है। अब जरा ध्यान से देखना कि हम इस पोजीशन में, ये वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को यूज कैसे कर रहे हैं। होता है क्या कि हम जब फर्स्ट वर्ग के साथ साथ सेकंड वर्ग को प्री डिसाइड कर देते हैं, यानी पहले से हम सेट कर लेते हैं कि हमको फर्स्ट वर्ग के साथ सेकंड वर्ग कौन सा करना है, तो ऐसी कंडीशन आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज की जाती है। और ऐसी कंडीशन में ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो स्टार्ट होता है V1 प्लस ING यानी V4 से। ठीक है, V1 प्लस ING यानी V4 से स्टार्ट होगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो SC होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन रिक्वायर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये वाला जो हिस्सा है ये पहला तरीका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। पहला तरीका मतलब इसमें हम ये कहते हैं कि पहला वाला वर्क और दूसरा वाला वर्क दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे? प्री डिसाइडेड होंगे। जैसे पेन उठाकर उसने लिखना शुरू कर दिया। आप अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सपोज एक सेंटेंस ऐसे बनाना चाहते हैं कि जैसे मैं उसके सामने बैठा, मुझको देखते ही उसने बहाने करने शुरू कर दिए, तो सोचना कि मुझको देखते ही उसने बहाने करने शुरू कर दिए, या पेन उठाकर ही उसने, पेन उठाते ही उसने लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि जो फर्स्ट वर्क है पेन उठाना, क्या इस वर्क के साथ ये प्री डिसाइडेड नहीं था कि मुझको इसके बाद क्या करना है? मतलब कि पेन को उठाते ही या पेन उठाने से पहले ही क्या हमारे दिमाग में पहले ये नहीं था कि हम पेन उठाएंगे और लिखेंगे? यानी कि दोनों के दोनों वर्क क्या पहले से डिसाइडेड थे कि नहीं थे? ये बताओ। डिसाइडेड थे। और जो पहला और दूसरा काम हुआ वो उसी समय हुआ, या पहला काम पहले हो गया और दूसरा काम बाद में हुआ?
उसी समय हुआ, तो जो चीज उसी समय रिएक्ट करेगी वो प्रेजेंट है, जिसका रिएक्शन बाद में आएगा वो पास्ट है। हम फिर कह रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट और पास्ट टेंस नहीं है। बस समझे, नॉन फाइनाइट में प्रेजेंट और पास्ट टेंस का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। जब आपका रिएक्शन एट अ टाइम होगा बेटा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब आपका पहला वर्क हो जाएगा रिएक्शन बाद में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, और जब आपका पहला और दूसरा दोनों काम एक साथ पूरे हो जाएंगे तो यही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इन्हीं तीनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम बोलें कि इस तरीके के स्टेटमेंट में तो ये पहला केस होता है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरा स्टेज आता है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन तो होता है लेकिन पहले और दूसरे काम में थोड़ा सा गैप हो जाता है, थोड़ा सा गैप हो जाता है। जैसे मेरी कहानी सुन के वो रो पड़ा। अब सोचना, मेरी कहानी सुन के वो रो पड़ा, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने कहा होगा कि बड़ी दुख भरी कहानी है तो उसने कहा होगा रुक जाओ पहले रो लूं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा होगा ना। या उसके दिमाग में पहले से तो नहीं रहा होगा ना जैसे ही ये कहानी शुरू करेगा मुझको रोना है, ये तो कुछ नहीं रहा होगा ना। उसने कहानी सुनी, समझी और उसी समय रोया, न कि बाद में रोया। तो ऐसे केस में जहां पे फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क के बीच में थोड़ा सा गैप होता है वो भी बनता प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन उसमें केवल सिंपल सा काम करते हैं कि यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में इस वाले हिस्से से पहले आफ्टर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी अब आपको यहां दो तरीके के स्टेटमेंट्स मिलेंगे, एक विदाउट आफ्टर और एक विद आफ्टर। विदाउट आफ्टर कहां होगा, जहां पहले वर्क के साथ साथ दूसरा वर्क डिसाइडेड है, दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। ठीक है, हमने कहा पेन उठाते उसने लिखना शुरू कर दिया, तो पेन उठाकर लिखना है ये पहले से डिसाइडेड है। ये नहीं कि पेन उठाया फिर उसने पेन से पूछा क्या करूं तेरे साथ, पेन कहेगा लिख ले, अच्छा चल ठीक लेता हूं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझे, एक कंफ्यूजन विद आफ्टर विदाउट आफ्टर आएगी। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। हाँ, सबॉर्डिनेट क्लॉज भाई, सहायक उपवाक्य। ठीक है, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, प्रमुख उपवाक्य। ठीक है, ये क्लॉज का हिस्सा होता है, उसको उपवाक्य कहते हैं। यार एक तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है, हाँ? हो गया। लिखना, आफ्टर टेकिंग माई शर्ट, आफ्टर टेकिंग माई शर्ट, आफ्टर टेकिंग माई शर्ट, comma, after taking my shirt, comma, he threw it, he threw, threw, threw it into dust। तो आप जरा चेक करो सेंटेंस क्या ये सही है। हमने कहा सेंटेंस क्या ये सही है। आफ्टर टेकिंग माई शर्ट, he threw it into dust। क्या ये सही है बेटा, बोलिए क्या होगा। आफ्टर नहीं रहेगा, शाबाश, क्यों, दोनों काम के बीच में कोई अंतर नहीं है और दूसरा वाला काम पहले वाले काम के साथ ही प्री डिसाइडेड है। ठीक है, शाबाश। तो यहां पे क्या काम करेंगे बच्चे, वी हैव टू रिमूव। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसमें कोई डाउट किसी को।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लिसनिंग माई स्टोरी, he felt sorry for me। ये बताइएगा, पक्की बात, पक्की बात, शाबाश। फिर वही कहानी है कि पहले स्टोरी सुनी गई, उसके बाद मेरे लिए दुख एक्सप्रेस किया गया, व्यक्त किया गया, लेकिन ये प्री डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, आफ्टर लिसनिंग माई स्टोरी ही फेल्ट सॉरी फॉर मी। अब कर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे दोनों में। ठीक है, फिर एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, जब बचा हुआ सेक्शन रह जाएगा। क्या हो गया, अभी एक कहां बजे, 4-3 मिनट है ना, बहुत है। चलो देखो, कंडीशन समझो, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जरा इसको समझो। पास्ट पार्टिसिपल में आपके पास, गुड, कंडीशन जो आएगी वो आएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और हमने आपसे क्या बोला कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्या, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो देखो कैसे होगा। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज आपका स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, V3 से स्टार्ट होगा। तो V3 जब हुआ आपका, तो ये क्या कर दिया आपका कि पास्ट के साथ कनेक्ट करके हमने क्या बोला कि पास्ट पार्टिसिपल में जो पहला वर्क है वो पहले ही हो चुका है, दूसरा वर्क उसके रिएक्शन में कुछ दिनों के बाद हुआ। ठीक है, जैसे गांधी जी को सुनकर बहुत से लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपने आप को जोड़ा। सुनना ध्यान से, गांधी जी को सुन के क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, टाइम हो रहा है किसका, होने दो, अभी है बहुत टाइम। चलिए, तो हमने कहा कि गांधी जी को सुन के बहुत से लोगों ने अपने आप को क्विट इंडिया मूवमेंट में जोड़ा। एक चीज बताओ जरा, जैसे ही गांधी जी आए उन्होंने कहा चलो, सब चल दिए होंगे पीछे पीछे, क्या, नहीं, गांधी जी आए होंगे, समझाए होंगे, फिर वो चले गए होंगे। फिर लोगों ने सोचा होगा, धीरे धीरे वन बाय वन करके ये इंस्पिरेशन बढ़ती चली गई होगी, और फिर वो क्या काम करते गए होंगे, वो गांधी जी के साथ कनेक्ट होते हुए चले गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और अगर आप पास्ट पार्टिसिपल के साथ जाएंगे तो कंडीशन कैसे बनेगी देखना, इंस्पायरिंग विद गांधी जी many Indians became the part of क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या ये सेंटेंस सही है?
ठीक, क्या ये सही है, पहले बता दो। क्या होना चाहिए? ठीक है, तो रखिए इसको, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।